हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक है विजुअल आर्ट है, जिसकी एग्जाम डेट थी 10 जनवरी 2025 को ये एग्जाम हुआ था और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब आर्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम है तो सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका यूपीटीजीटी हो, बीपीएससी हो और या फिर जो है केवीएस हो या फिर किसी का भी एग्जाम हो, DSSB हो, ये तो सभी के लिए है क्योंकि आर्ट का सब्जेक्ट है तो ये आर्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, तो ये तो है कि बहुत ज्यादा टफ भी क्वेश्चंस हैं, कम से कम 50-60% तो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, लेकिन हाँ 40% तो अगर हम देखा जाए तो आपके इस रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें मिल जाते हैं। तो ये जो है सभी स्टूडेंट है इसको जरूर देखिएगा कि ताकि आप लोग के जो है आर्ट के एग्जाम जो अभी रिसेंटली में जो 2025 में होंगे तो उसमें आप लोग के मतलब हेल्प कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 51 से मैं बताना चाहूंगी कि ये जो है पहले 51 से इसलिए स्टार्ट करी हूँ क्योंकि आप लोग तो ये तो पता ही होगा कि जो 50 पेपर जो होता है वो आपका यहाँ से मतलब जो है जनरल पेपर होता है, ठीक है। तो उसमें तो वो है, अब हम यहाँ पर 51 की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पत्थर है, मतलब जो कौन सा पत्थर ऐसा है जो उत्कीर्णन की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो वो इसमें पत्थर में जैसे नक्काशी करते हैं ना, तो वो चीज पूछी जा रही है। अगर आप लोगों ने मूर्ति कला पढ़ी होगी तभी आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं इसमें से जो है मतलब प्रोसेस है वो कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो एक ये है रॉक है, रिपीटिंग स्टोन है, फेदर सैंड वेजेस है और कार्विंग है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन राइट है। और एक है माउंटेन रॉक मैकेट और फेदर सेंट वेजेस एंड कार्विंग। तो ये दो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी और डी राइट हो जाएगा, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52 है। अब 52 है तो आप लोगों ने शायद ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें से जो है अलाप है, तो अलाप आप लोग को बताना है ये किसका है, ठीक है। तो ये है अमरनाथ सहगल का, ये तो आप लोग कर सकते हैं, ये आपके तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर हो जाएगा। शिवा डांस जो प्लास्टर में बना हुआ है तो आप लोग तुरंत ही कर सकते हैं कि धनराज भगत ही हैं, ज्यादातर प्लास्टर और वुड इन सब में बनाते ही थे। तो ये जो है इसका थर्ड नंबर हो जाएगा। एनवायरमेंट जो है पिंक मार्बल में बना हुआ है, इसको जो बनाया है वो यहाँ पर महेंद्र पांडे ने बनाया है, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। एंड पुष्प जो है फूल है, द फ्लावर जो हैम्प, और पता है कि हैम्प का यूज करने वाले या फिर मतलब जो है करने वाली और जो है कहते हैं कि जिसे कहते हैं जूट रस्सी और ये सब का है ना, मैंने आप लोग को बताया था हैम्प का, जैसे हैम्प होता है ना रॉड की तरह होता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 3 4 1 इसका जो होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सेकेंड नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु जैसे इसमें लिखे हुए हैं तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा मिश्र धातु है, कौन सा स्प्रू तो ये होता है कि जैसे कि कोई एक नली की तरह होती है जिसमें यहाँ पर गर्म धातु डाले जाते हैं, तो इसको स्प्रू कहते हैं, मतलब एक छिद्र की तरह होता है ये, तो वो उसमें डालने के लिए काम आता है, तो स्प्रू कहते हैं। तो ये जो स्प्रू होता है तो वो किससे संबंधित है, गैर लौह है, तो ये वो लौह है, तो वो किससे संबंधित है, मतलब लौह से मतलब कोई नहीं मतलब है, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो पहले मिश्र धातु की बात करते हैं। तो मिश्र धातु का इसका जो रहे हो जाएगा वो स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, है ना, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, तो यानी कि सेकंड नंबर हो जाएगा। स्प्रू की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का मतलब जो स्प्रू की है तो ये हो जाएगा मेटल कास्टिंग पोरिंग गेट, है ना, पोरिंग जैसे होते हैं ना उसमें भरने के लिए पोरिंग गेट, ये उसी तरीके से ओपन होता है, तो ये है फर्स्ट नंबर। फिर है गैर लौह है, सी है ऑप्शन, तो ये आपका हो जाएगा जिंक, क्योंकि जिंक है, लोहे तो होता नहीं है इसमें, तो यहाँ पर जिंक गैर लौह हो जाएगा 4 नंबर। फिर आपकी बात करते हैं लौह, तो ये ढलवा लोहा हो जाएगा, तो थर्ड नंबर। तो 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2143 यानी कि इसका भी सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54 54 बताइए। 54 देखो क्या कह रहा है
इसमें कह रहा है कि वर्ली चित्रकारी में पालघाट या विषय का प्रतीकात्मक निदर्शन कौन सा है। मतलब वर्ली चित्रकारी आप लोगों ने सभी देखी होगी, ये भी पता होगा कि महाराष्ट्र की है, तो कहाँ मतलब किसकी जनजाति की मतलब कला है, तो बता ही सकते हैं चीज। अब इसमें ये बताया है कि पालघाट विषय का जो प्रतीकात्मक निदर्शन करता है तो वो कौन सा है। वो प्रजनन का करता है, ये मतलब जो निदर्शन करता है प्रजनन का करता है, सूर्य का करता है, चंद्रमा का करता है, तो वो एक प्रजनन मतलब प्रजनन कह सकते हैं, विकास या जन क्या मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, तो वो एक उसका एक प्रतीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 55 है। 55 क्या कह रहा है, इसमें देखिएगा कि इंटाग्लो प्रिंट सेंट जेरोम इन डार्क चैम्बर, ठीक है, ये पूरा है, ये है इंटाग्लो प्रिंट है सेंट जेरोम इन डार्क चैम्बर को किस कलाकार ने बनाया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं और इसमें से ऑप्शन आपको चूज करने हैं, तो वो किसने बनाया है, तो वो रेम्ब्रा ने बनाया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, रेम्ब्रा, यानी कि थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56 है। 56 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है सत्य, धैर्य और निष्ठा का प्रतीक है। नारंगी है, हरा है, नीला है और बैंगनी है। तो इसमें से आप लोग को पहचानना है कि किसका हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57 है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैंकर का प्रयोग किया जाता है। तो बैंकर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये आप लोगों ने जो है किस में किया जाता है, तो वो स्टोन कार्विंग में किया जाता है, ठीक है। जो बैंकर का प्रयोग किया जाता है स्टोन कार्विंग में किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप इसमें परेशान में जितना भी डिटेल्स वाला होगा, आपको लगता है कि इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं साथ साथ में आप लोग को जो है उसमें रिप्लाई कर दूंगी, डिटेल्स के साथ कर दूंगी, ठीक है, अगर जो भी चीज यहाँ पर नहीं समझ में आती है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, अल्बर्ट ड्यूरर से संबंधित सही जानकारी का निम्नलिखित से चयन करिए। अब इसमें से क्या करना है कि आपको पहचाना है, देखो इसमें ये सही जानकारी का है, यानी कि इसमें सीधे सीधे पूछा गया है कि कौन सा इसका चित्र है, कब बनाया है और वो कौन से धातु में बना है, बस इतना यहाँ से पूछा है। तो ये इस तरीके से इन्होंने मतलब जो है इसका सही जानकारी मतलब बतानी है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि अल्बर्ट ड्यूरर है तो अल्बर्ट ड्यूरर का जो हो जाएगा तो वो एक मेलानकोलिया और फर्स्ट, ये प्रथम, ये इन्हीं का है और इसको जो बनाया था वो इन्होंने 1514 में बनाया था। और ये किस माध्यम में बना है, तो धातु पर उत्कीर्णन, ये भी एक मतलब अल्बर्ट ड्यूरर पता है कि छापा कला में ही है, तो उन्होंने धातु पे उत्कीर्णन करके ये मतलब छापा लिया था। तो ये जो है BCE इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है होयसल ईश्वर मंदिर, जैसे कि है तो क्वेश्चन मतलब है, ये नहीं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा इतना मतलब बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा टफ पेपर है, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, बहुत ज्यादा ही इसमें टफ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे होयसल ईश्वर मंदिर है, हालोविड वीराधर सरस्वती है। अब देखो आप लोगों ने ये तो पता होगा कि होयसलेश्वर मंदिर जो है जो हेलोविड में बना है, तो मतलब हेलोविड का है, तो ये सरस्वती आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, लेकिन ये नहीं पढ़ाया था कि हाँ कि इसमें कितने हाथ हैं, क्योंकि इसको किसी को भी, क्योंकि ज्यादातर आप लोग क्या करते हैं, कोई भी है हर स्टूडेंट पढ़ेगा तो ज्यादातर यही मंदिर पढ़ेगा कि हाँ कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से हैं, तो इतना ज्यादा नहीं ध्यान जाता है कि हाँ कितने हाथ थे। तो ये तो बहुत ही कम जो है आप लोग पढ़ते होंगे कि कितने हाथ थे, कहाँ, ये मतलब इस तरीके से। तो पत्थर, मूर्तियां, ये तो मोस्टली सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं, तो उन्होंने देखो हाथ पूछा है, तो वो कितने हैं, तो पूरे 8 हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60 है। देखो 60 क्या कह रहा है, इसमें मैं फटाफट करा देती हूँ, आप लोग इसको क्वेश्चंस को देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। और जो नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोग को उसको डिटेल्स में बता दूंगी, जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है वो। और फिर ये है पूर्व प्रिंटिंग काल। अब इसमें देखो अलग अलग काल पूछे हैं आप लोगों ने, हो सकता है पूर्व प्रिंटिंग काल का तो समय आप लोग जो है बता ही सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। विस्तार काल आप लोगों ने हो सकता है नहीं तो समेकन काल, विस्तार काल, और ये जो है व्यापारिक सामाजिक एकीकरण काल है, इसमें काल पूछे गए हैं लेकिन बिल्कुल अलग पूछे गए हैं। तो इसका बता देते हैं, पूर्व प्रिंटिंग ये तो है 15वीं शताब्दी से पूर्व का ही है, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। और विस्तार काल का है तो ये 1840 से 19 तक का है, ये सा है। समेकन काल है तो ये जो है
आपका 1900 से लेकर जो है फर्स्ट नंबर एंड एक व्यापार और सामाजिक एकीकरण का कला है, तो ये यहाँ पर जो है सेकेंड नंबर। तो ये 4312 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4312 इसका यानी कि कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है पेज लेआउट। पेज लेआउट सॉफ्टवेयर विशिष्ट आउटपुट डिवाइस में भेजे जाने से पूर्व यानी कि भेजे जाने से पहले सभी पेज एलिमेंट्स की डिजिटल असेंबली की अनुमति देता है। तो वो कौन कौन अनुमति देता है? ठीक है, तो ये चीज आप लोग को बताना है। यानी कि इसमें पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस में, यानी कि बाहर, यानी कि जो कह सकते हैं कि ऐसा जो है पेज, मतलब कह सकते हैं वेबसाइट ऐसी होती है जो मतलब प्रिंट कह सकते हैं आउटपुट डिवाइस, जैसे कि आप लोग बता सकते हैं जैसे कि प्रिंटर और ये सब, मतलब ये सब होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में भेजे जाने से पूर्व सभी पेज जो है एलिमेंट्स की डिजिटल असेंबली की अनुमति देता है। तो वो कौन कौन से हैं तो बता देते हैं। इसमें से एक कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ तो वैसे भी ड्राइंग जो है प्रोग्राम है, और ये जो है एडोब पेज मेकर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और एक आप लोग का जो है एडोब इन डिजाइनिंग है, और लास्ट है एक कॉर्क एक्सप्रेस। तो ये जो है राइट आंसर BCE इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर BCE है। तो यहाँ पर बता देती हूँ BCE इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62 है। देखो 62 क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि सार्वजनिक रूप में किसी समस्या या निवेदन के लिए प्रश्नोत्तरी, साक्षात्कार एवं टिप्पणी द्वारा डेटा एकत्रित कर परस्पर मिलाने की जो है कहते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि जैसे कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसको सार्वजनिक रूप से किसी समस्या या निवेदन के लिए प्रश्नोत्तरी, साक्षात्कार एवं टिप्पणी द्वारा डेटा को एकत्रित कर परस्पर मिलाने की क्रिया को कहते हैं। तो वो बाजार अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63 है कि निम्नलिखित में से किस आसन में, मतलब कौन से आसन में या कौन से मुद्रा में कह सकते हैं देवी चक्रेश्वरी देवी, ये जो है विमला वसाही मंदिर, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि हाँ किस आसन में जो है 8 भुजाओं के साथ दर्शाया है। तो इसका ये नहीं पता होगा। प्रियंका, ललिता, भद्रा एंड कुर्मा। तो इसमें जो राइट आंसर दिया है तो बिल्कुल इसका ललिता हो जाएगा। जो आसन में, तो ललिता आसन मुद्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64 है अल्बर्ट ड्यूरर का। ये फिर आते हैं अल्बर्ट ड्यूरर का बहुत पूछा जाता है, पहले भी अल्बर्ट ड्यूरर का पूछा गया था। अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा जो है द 4 हॉर्स ऑफ द एपोक्लिप्स वर्ष में बनाई है। तो वो 1530 में, 1498, 1470, 1540 में बनाई है। अब इसमें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये 1498 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65 है कि लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स में संबंधित कलाकारों के चयन। देखो सारे क्वेश्चन सामने, जल्दी इसको फटाफट करा देती हूँ। आप लोग इसको क्वेश्चंस को एक बार नजर इसको जरूर देखिएगा, एक नजर में, कि हाँ, कि ताकि आप लोग का जो है अच्छा हमें आइडिया हो जाए कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस करे गए हैं और कौन कौन से कलाकारों को ज्यादा उठाया गया है। तो वो चीज आप लोग उसको उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। अब इसमें से है लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कलाकारों का चयन करिए। अब इसमें आप लोग को बताना है, देखो ये आपके क्वेश्चंस का मतलब है, ये यूपी, टीजीटी, बीपीएससी, ये आपके मतलब का है, और आप लोगों ने हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको पढ़ा भी हो। अब इसमें से कौन कौन से हैं, एक है लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से संबंधित कलाकार, एक तो JM अहिवासी हो जाएंगे, और दूसरे हो जाएंगे ललित मोहन सेन हो जाएंगे, और तीसरे हैं AL मेड। ठीक है, हरिहर लाल मेड हो जाएंगे। तो ABC इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, ABC इसका राइट, यानी कि 3rd नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि अब देखो इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो फिर चारों ऑप्शन सही से आप लोग को दिखेंगे नहीं कि कौन कौन सा मैंने मिलान करा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, तो अब आप लोग को आई थिंक समझ में आएगा। देखो ये देखो ऐसे करके हो गया। चलो अब ये है चारों ऑप्शन, चलो ये तो हो गया।
अब आपको आई थिंक सही से दिखाया। देखो ये एक क्या होता है, इंसिग्निया। ये इंसिग्निया होता है, ये एक कह सकते हैं एक प्रतीक चिन्ह। जैसे आप लोग कह सकते हैं कोई सिंबल्स या से प्रतीक चिन्ह होते हैं, लेकिन ये प्रतीक चिन्ह तो होता है लेकिन एक किसी पद या किसी सम्मान का होता है। जैसे आप लोग कोई भी देखते होंगे, किसी कोई भी ऑफिसर देखते होंगे या फिर कोई आर्मी ऑफिसर में देखते होंगे, तो उसमें एक बहुत अच्छा सम्मान पद या दिया जाता है, तो वो आपने देखा होगा। तो उस तरीके से यहाँ से पूछा गया है। तो अब यही चीज आपको पहचानना है। तो इसमें क्या पहला कह रहा है क्वेश्चन कि एक द्विआयामी और त्रिआयामी वस्तु जो एक विचार, संकल्पना और अमूर्तता को प्रदर्शित करती है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो वो एक सिंबल के अंदर, क्योंकि ये तो है अरूप होता है, क्योंकि अमूर्तता का है, क्योंकि सिंबल होता है, वो क्या होता है? एक अरूप होता है, क्योंकि इसकी तो पूरी जो है इसका कोई रूप नहीं होता है, चाहे वो इस तरीके से हो, चाहे वो सर्कल में हो, चाहे वो किसी एरो में हो। मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है मतलब ये कह सकते हैं कि वो एक सिंबॉलिक होता है। अब है क्वेश्चन नंबर जो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? आधिकारिक स्थिति, रैंक या राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने के लिए एक विभेद संकेत है, तो वो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि आधिकारिक स्थित, अब लिखो इसमें लिखा है आधिकारिक स्थित, रैंक या राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने के लिए एक विभेदक संकेत है, तो वो इंसिग्निया होता है, कोई पद या सम्मान का एक उसी तरीके से एक चिन्ह होता है, तो उसे इंसिग्निया कहते हैं। अब है एक अशाब्दिक कूट जिसके द्वारा किसी वस्तु को ज्ञात बताया है या प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वो एक साइन है। क्यों, क्या है? क्योंकि अशाब्दिक कूट जिसके द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान है या प्रदर्शित किया जाता है, तो एक साइन मतलब एक चिन्ह होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं किसी डिजाइन या सज्जा की एक विशेषता जो आवर्ती विचारों तथा रंगों का जो है रंगों से निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मोटिफ। ये भी एक आकृति चिन्ह मतलब आकृति कह सकते हैं, तो वो ये चीज हो जाता है, मतलब मोटिफ एक आकृति से ही रिलेटेड है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर बता देती हूँ मैं। अच्छा, कोडिंग करी ही नहीं है। कोडिंग इसकी जो हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी 3 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3142 आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जगदीश डे, मतलब जगदीश डे है वो किससे संबंधित है? मतलब जो है फॉरेस्ट वुडकट है, उनका वुड इंटाग्लियो है या ग्रुप 8 है, तो मतलब किससे संबंधित हो जाएंगे? तो यहाँ पे जगदीश डे, तो जगदीश डे जो है यहाँ पे ग्रुप 8 से यानी कि 3rd नंबर है। अरुण बोस है, तो अरुण बोस जो है यहाँ पर विस्कोसिटी से रिलेटेड हो जाएंगे, तो ये 4 नंबर का हो जाएगा। सनतकर की बात करते हैं तो ये वुड इंटाग्लियो हो जाएंगे 2nd नंबर। जरीना हाशमी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, फॉरेस्ट वुडकट, तो ये 1st नंबर। तो 3421 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3421 आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो 3412 इसका यानी कि 4 नंबर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है ध्वनिलोक के हैं। अब ये तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ये तो तुरंत ही बता देंगे कि हाँ इसमें जो है आनंद वर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। अब इसमें देखो उसी तरीके से ही क्वेश्चन दिया है। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वुड ब्लॉक, मतलब इसमें जो है वुड ब्लॉक एक बनाने के एकत्रित सिग्नेचर का सेविंग है। ठीक है, तो ये जो एक सिग्नेचर का एक सेविंग, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे भी हैं, ये इसी तरीके से सारे यहाँ पर दिए हैं। अब पहले की हम बात करते हैं, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? आपका स्यून बाइंडिंग। ये सब बुक के ही है, मतलब बुक के कह सकते हैं, टाइप कह सकते हैं कि बुक की जो बाइंडिंग होती है वो कितने प्रकार की अधिकतर अलग अलग होती है। इसमें क्या होता है कि बुक ब्लॉक, मतलब बुक जो होती है ब्लॉक बनाने के लिए एकत्रित सिग्नेचर का भी सेविंग, सिग्नेचर का सेविंग। ठीक है, तो ये चीज है। जिस तरीके से आप बुक देते होंगे तो ये कोई स्पाइरल में होती होगी, कुछ यहाँ पे सिग्नेचर के इस तरीके से होता होगा, तो वो एक तरीके से है। अब तो इसका स्यून बाइंडिंग है, तो ये 2nd नंबर हो जाएगा। फिर एक है वह वाइडिंग विधि जो हाशिए के साथ विशेष रूप से पंच और छिद्रों को तो समझ गए होंगे, तो छिद्रों के साथ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो स्पाइरल, तो ये जो है यानी कि 2nd नंबर हो जाएगा। फिर ये जो है 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम बात करते हैं बाइंडिंग की पारंपरिक विधि है, तो ये आपका किससे मतलब किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हार्ड बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग की पारंपरिक विधि है,
क्योंकि जो पारंपरिक विधि की बात करते हैं तो बिल्कुल ये किसने है, हार्ड बाइंडिंग की तरह होता है। जैसे आप लोग उसमें देखते होंगे कि क्या कहते हैं, पार्शियल या ब्रंशियली जो देखते होंगे ना, ये पारंपरिक तरीके से वहीं से चलती आती है बहुत ही ज्यादा। जैसे होता नहीं है कि जैसे कि आप लोग वो पहले तो बाइंडिंग करवाते थे एकदम, जैसे पहले, अब तो नहीं होता, लोग तो कवर चढ़ा लेते हैं इतना अच्छे से, बहुत अच्छे से, आसानी से, अब तो है मॉडर्न। तो बुकलेट मैगजीन के लिए यांत्रिक बाइंडिंग विधि जो है सेंटर स्प्रेड पर खुलता है, तार से स्टैपल किया होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो बस एक ही बचा है, तो आप लोग बता ही सकते हैं, सैडल स्टिच होता है ये, सैडल स्टिच। मतलब ये भी है अच्छे, मतलब ये तो है कि एकदम अलग अलग तरीके से इसमें नाम रखे गए हैं। अब अच्छा, इसका तो आया ही भी नहीं, तो 2341 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2341 इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 2341 इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर 2341 इसका सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि ग्राफिक जो है शब्द ग्रीक ग्राफिको से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है पेंटिंग, लेआउट, लिखना या लेखन, या फिर जो है फोटोग्राफ। तो इससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो ग्राफिको जो है आपका किससे हो जाएगा, तो लिखना या लेखन करना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है कि धातुओं के सतह या उपचार, सरफेस ट्रीटमेंट निम्नलिखित में से है, तो बिद्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और टेम्परिंग, नियोलो, फायरिंग। अब इसमें से क्या है, ये एक मूर्तियां हैं, मतलब कह सकते हैं कि एक, जैसे कहते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा था धातुओं के उपचार, सतह के उपचार हेतु सरफेस ट्रीटमेंट। जैसे कोई कह सकते हैं आप लोगों ने, जिस तरीके से पतीना आप लोग पढ़ते होंगे, पतीना पढ़ते हैं, तो एक रासायनिक लेप की तरह होता है, वो भी एक धातु पर लगाया जाता है, तो ये जो है एक ही चीज है। अब ये बिदरी है, जैसे बीदर की कह दो कि एक बहुत ज्यादा मतलब फेमस कह सकते हैं कि धातु पर जो है एक नक्काशी का काम किया जाता है, तो वो एक बीदरी है, तो ये जो हो जाएगा। मतलब इसी तरीके से पूछा गया कि धातु के सतह उपचार, जो ऊपर की सतह होती है, तो उसमें से कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, तो वो चीज आपको इसमें बताना है कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो पहला ए तो है ही, फिर बी है इलेक्ट्रोप्लोटिंग, ये जो है दूसरा इलेक्ट्रोप्लोटिंग है, और फिर है इलेक्ट्रोप्लोटिंग का, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे कि कोई भी धातु का कुछ भी हम मूर्ति बना रहे हैं, तो एक धातु की कह सकते हैं परत कोई इसमें डालकर, या कोई जैसे कहते हैं ना कि पॉलिशिंग या किस तरीके से इलेक्ट्रोप्लोटिंग करी जाती है, विद्युत धारा, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, ये टैम्परिंग है। और ये टैम्परिंग का तो वैसे भी टेम्परेचर से रिलेटेड, ये तो नियोलो हो जाएगा, तो इसका नियोलो, तो ABD इसका राइट आंसर है, तो ABD इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 72 है, किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ की अविकसित लेआउट संरचना है वायर फ्रेम, फ्लो चार्ट। अब देखो इसमें क्या है, किसी वेबसाइट, क्योंकि हम देखो वेबसाइट अब कभी भी ओपन करते हैं, अब इसमें लेआउट है, तो हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो बहुत सारे में एक लेआउट भी बना होता है, लेआउट होता है ना ऊपर का लेआउट, जो अपना कंपनी का नाम या फिर कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं, फोटोज होते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिखी रहती है, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, यहाँ पर पूरा उसके बारे में मैटर लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, वो सब होता है, तो उसको डिजाइन किया जाता है, उसका लेआउट पूरा तैयार किया जाता है, पूरा लेआउट तैयार करा जाता है। तो किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ की अविकसित लेआउट संरचना है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, एक वायर फ्रेम कहते हैं। क्योंकि पेज हम लेते हैं, मान लो मैं भी एक PPT तैयार करती हूँ, तो एक ब्लैंक पेज लेती हूँ, तो उसी में तो पूरा जो है फिल करती हूँ, तो इसी तरीके से यहाँ पर वेब डिजाइनिंग भी होता है। ठीक है, तो ये जो है जिसको वायर फ्रेम कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित घटनाओं को जो है संस्थापन के स्थापन उनके वर्षों अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड है, द शिलालेख। तो यहाँ पर आप लोग को मैं थोड़ा सा 1 मिनट ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन आपके मतलब का है, तो इसको देखो सभी स्टूडेंट जो है कर सकते हैं और अच्छे से बता सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले की बात करते हैं प्रिंट मेकर्स गिल्ड। मैंने आप लोग को ये तो पढ़ाया है, तो ये जो है 1990 का है और द शिलालेख ग्रुप है, तो इसका थोड़ा सा डेट नहीं पता है। द सोसाइटी ऑफ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, द सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, तो ये 1960 में हो जाएगा, और कहाँ, कोलकाता। ठीक है, तो ये हो गया। और नंदलाल बोस हैं जो बापू जी है, तो उन्होंने कब बनाया था, 1930 में बनाया था, और कला भवन शांति निकेतन की स्थापना संस्थान जो है 1919 में जो हुई है। अब आप इसी तरीके से जो है इसका मतलब बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है,
अब आप लोग को डेट पता है, इसलिए कला क्रमिक विकास में आप लोगों ने पढ़ा, अभी तो खैर कला ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें भी है, लेकिन इससे पहले मैंने आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जो है 1990 से 60 है, 1930 है, 1919 है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आप समझ सकते हैं सबसे पहले तो है तो कला भवन है, तो यानी कि ई है। इसमें तो किसी का, मुझे लगता है कि किसी का क्वेश्चन गलत नहीं गया होगा, तो आसानी से इसको पहचान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर EDBCA राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74 है। 74 में बस सीधे सीधे पूछा गया है कि यहाँ पर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रथम अधीक्षक थे, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, मिस्टर क्रोव हो जाएंगे, मिस्टर क्रोव। हाँ, ये आप लोगों ने मे भी नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है कि कुडू मोटिव, अभी आप लोगों ने मोटिव देखा था, कुडू मोटिव पढ़ा था ना आप लोगों ने, वो भी ऊपर पढ़ा था कि इसमें मतलब एक आकृति कह सकते हैं, तो जो है एक क्या है, कुडू मोटिव कपोत एक मामला शैली के विकास, मतलब ये इसमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है। ये मत सोचिए कि इसमें टाइम पीरियड की पहले कौन सा आ गया, कि मतलब पहले आप लोगों ने सोचा कि हाँ इसमें पांड्य वंश सबसे पहले आ गया, वो सॉरी पांड्य वंश सबसे पहले, तो पांड्य वंश को लगा देना, मतलब ये नहीं कह सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ कुडू मोटिव के जो है विकास के संदर्भ में, इसके संदर्भ में पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो उसके कालक्रम के अनुसार तो बता देती हूँ यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर है तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका, 1 मिनट में नीचे कर देती हूँ, तो आप लोग इसको चलो देख लीजिएगा, और ये इसका राइट आंसर CABTE राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैं ही बता दूंगी, अभी जो है बस इसकी आंसर की करवा दूंगी कि 100 क्वेश्चंस हैं पूरे और 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं मुझे। और अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई चित्र को उनके बनने, अब इसमें देखो कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, और ये मत सोचिए कि हाँ इसको छोड़ देना है, नहीं करना है, आलस कर जाते हैं, ये गलती मत करिएगा। जो भी क्वेश्चंस होते हैं एक बार उसको देखिए, उस क्वेश्चंस को समझिए, तब उसको करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र को उनके बनने के सही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब देखो आप लोगों ने अरेबियन नाइट्स का तो पढ़ा होगा और उमर खयाम का पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, जैसे उमर खयाम का 1910 है शायद, तो ये है, अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले का तो जो है अरेबियन नाइट्स का तो चलो बाद में है, तो यहाँ पर वैसे इससे भी कहा सबसे पहले, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का गलनांक। अब देखो धातु का गलनांक सीधे सीधे पूछा गया है। अब मैंने आप लोग को इसमें बहुत सारी चीजें जो है सारी गलनांक लिखवाई थी, तो आप लोग इसमें कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो तांबा का अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है, कम से कम 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो मतलब डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसमें है तो ये तो है बहुत ज्यादा है, मैंने फ़ारेनहाइट में भी लिखवाया था और सेल्सियस में लिखवाया था, डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से है कि जैसे कि सीसा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सीसा का तो बहुत कम होता है, 327 लगभग के होता है डिग्री सेल्सियस, तो इसका तो बहुत, ये तो 500 से, यानी कि इसका तो बी तो सही हो जाएगा। एक हम ले लेते हैं यहाँ पर, एक टिन होता है, एक है टिन, तो टिन का भी है लगभग इससे भी कम होता है, शीशे से भी, यानी कि सीसा समझ रहे ना, लेड जिसे कहते हैं, लेड। अगर यहाँ पर दो भी चीजें है तो दो ही चीज बता सकते हैं, तो 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये जो है 337 नहीं, सॉरी शायद 331 37 जो भी है, तो लगभग इतने के लगभग होता है, मतलब ये कम होता है। अब ये है तो सीसा और जो है टिन, इसका 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी और सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बी और सी। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78 है। 78 क्या कह रहा है कि इसमें कि बुक जो है बुच हैमर लिखा है, बुच हैमर, तो ये गॉज है, पतीना है, एंग्रोवा है, ये सब आप लोग को बताना है। देखो पतीना तो आप लोग यूं ही एकदम देखते ही लगा सकते हैं कि पतीना रिलेटेड हो जाएगा, ये गॉज भी लगा सकते हैं। गाउज तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, किसमें है गाउज, जो यू और वी शेप में होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हो ना, गाउज पढ़ते हो यू और वी शेप में, एक धातु के लिनोकट में भी यूज करे जाते हैं, तो लिनोकट तो दिया नहीं, तो हम यहाँ पर रिलीफ वाले प्रोसेस में लगा सकते हैं लकड़ी। ठीक है, और फिर है ये बुच हैमर लिखा हुआ है। हैमर तो पता ही कि एक हथौड़े की तरह होता है,
तो ये एक किसमें यूज करते हैं, तो ये एक पत्थर हो गया कि नक्काशी के काम आता है, तो बुश हैमर हो जाएगा। एक ये पतीना है, ये भी तुरंत बता सकते हैं कि ये पहले मैं लिख लूं फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, और एक कौन सा, सेकेंड नंबर। फिर एक एनग्रोवा है, एनग्रोवा है तो ये सिरेमिक से संबंधित हो जाएगा, एनग्रोवा। सो 4 नंबर, तो ये तो 1 3 2 4 ये भी आप लोग का गलत नहीं गया होगा अगर आप लोगों ने इसको सही से पढ़ा होगा। एक ये भी क्वेश्चन नहीं गया, गलत गया होगा। तो ये हो गया, तो यानी कि कौन सा होगा, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या गलत लगा लिया? नहीं, अरे कोडिंग ही ऊपर गलत कर दी, 1 मिनट। पहले तो थर्ड नंबर था ना इसमें, पहले थर्ड नंबर था। हाँ, तो ये थर्ड नंबर है, फिर फर्स्ट नंबर है, 1 मिनट। हाँ, तो ये थर्ड नंबर है, फिर फर्स्ट नंबर है, फिर सेकेंड नंबर है, फिर देन 4 नंबर। तो 3 1 2 4 इसका राइट आंसर है, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79। 79 क्या कह रहा है कि नए उत्पाद के विकास की प्रक्रिया को नवाचार से चरण बिंदु तक उनके सही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब इसमें से सही व्यवस्थित में जो है करना है। अब इसमें से है डिजाइनिंग है, रिवाइजिंग है, कॉस्टिंग है, डिस्कवरिंग है और इवैल्यूएटिंग है। अब इसमें से सही सही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा, मतलब कौन सा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग सबसे पहले, एक नए उत्पाद के विकास की प्रक्रिया को नवाचार चरण बिंदु, सबसे डिस्कवरिंग। तो यहाँ पर इसका है, चलो यहाँ पर चलो बता देती हूँ, तो बस यहाँ है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो ये है आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखो 80 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एंटोनियो डेल पोलाइरोलो इसमें है। तो ये आपका किससे है, द टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथनी, कूमर्स, बैटल ऑफ द न्यूड्स। तो ये है इसका राइट आंसर यहाँ पर, बैटल ऑफ द न्यूड्स। ठीक है, तो थर्ड नंबर हो जाएगा। मार्टिन शानगौर का कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका द टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथनी, तो फर्स्ट नंबर। विलियम हॉज्म, पहले पुराने कलाकारों को बिल्कुल त्याग दिया है ऐसा लगता है, अब बिल्कुल एकदम जितने भी सब जो आप लोगों ने पढ़े ही ना हो कभी भी, अब उन कलाकार को उठाने लगा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर द लियो इन द जंगल फेरी, तो ये 4 नंबर। एम वी सॉल्वेंस, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर गलत हो गया क्या, नहीं सही है, तो 3142 इसका राइट आंसर है। कौन सा, 3142। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81 है। 81 क्या कह रहा है कि हेंस द टिंक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक। अब आप बच्चे सब सोच रहे होंगे कि मैम जो है कितनी सारी बुक्स याद करें, 300-400 तो बुक ऐसी याद कर चुके हैं, अब ये कौन सी बुक आ गई कि हेंस द टिंक नामक प्रसिद्ध के पुस्तक के लेखक बताइए। चाहे तो कितना भी याद कर लो तब भी मैटर कम पड़ जाता है। अब इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल थियोडोर लिप्स का हो जाएगा। ठीक है, थियोडोर लिप्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82 है। 82 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कलाकारों उनके जन्म वर्ष के अंत तक जो है सही कालक्रम का चयन करें। अगर हम देखा जाता है, देखो आप लोग टाइम पीरियड याद करेंगे तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 1-2 तो कम से कम पता होना चाहिए। तो इनका टाइम पीरियड की बात करते हैं, 570 से जो है 1640 तक का है। और रैम्ब्रा की बात करते हैं तो 1606 से, और ये फ्रांस हॉल्स की बात करते हैं तो ये 1580 हो जाएगा। और जॉन वर्मियर है तो जॉन वर्मियर का 1632। फिर है कैरावेजियो है तो कैरावेजियो का 1571। अब आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो इसमें कैरावेजियो ही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन हो जाएंगे, कैरावेजियो। तो बहुत ही आसान है, अगर यहाँ पर एक ही भी किसी को पता होगा तो तुरंत आंसर कर सकता है इसका। तो इसका राइट आंसर EACBD राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83 है कि सूची 1 और सूची 2। अब विलियम ब्लैक है, विलियम ब्लैक, तो विलियम ब्लैक का यहाँ पर कौन सा है, अब ये जो है विलियम ब्लैक तो पढ़े हैं, अब लेकिन द विडो सेकेंड है, व्हाट द सैक्रिफाइस है, द लॉर्ड्स प्रेयर है, द इनफेक्ट सॉरो है। अब इसमें अलग अलग है, तो ये जो है इसका राइट आंसर जो है विलियम ब्लैक द इन्फेंटो सॉरो, तो यानी कि 4 नंबर। कैथे कॉलवेट्स जो है वो हो जाएगा द विडो सेकेंड, तो ये फर्स्ट नंबर। फिर है फ्रांसिस्को गोया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर द हॉट सैक्रिफाइस, व्हाट अ सैक्रिफाइस, तो सेकेंड नंबर। एंड मैक्स पेचिस्टीन
पिच स्टीन। तो इसका राइट आंसर है एक सेकंड तो थर्ड नंबर। तो 4123 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 4 कौन सा था, 4123। तो 4123 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84 है कि पृष्ठों का क्रम एवं स्थिति अनुसार व्यवस्थित करना जिसमें वे काटने, मोड़ने, छटाई करने से पहले प्रिंट में दिखाई देते हैं। द गोल्डन सेक्शन, इम्पोजिन, द ग्रेड और अलाइनमेंट। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि पृष्ठों, ये भी शायद आप लोगों ने शायद पढ़ा है कि पृष्ठों के क्रम एवं स्थिति, मतलब क्रम को, पृष्ठों को क्रम एवं स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करना जिसमें भी काटने, मोड़ने और छटाई करने से पहले जो है प्रिंट में दिखाई देते हैं, तो उसे इम्पोजिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 87 क्या कह रहा है कि ग्राफिक सूचना में बिट मैप सूचना को जिसे आउटपुट डिवाइस समझता है में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। तो रेस्टराइजेशन है, परफोरेटिंग है, नेटिव फॉर्मेट है या फिर उसे गटर मतलब नाला। तो ये जो है इसका है, अब दो तो ये तो आपका से रिलेटेड हो नहीं जाएगा क्योंकि ये तो आप लोगों का किससे होता है, समाचार पत्र से होता है। अब ये इसमें ग्राफिक सूचना में, बिटमैप सूचना में आउटपुट डिवाइस समझता है, तो ये जो हो जाएगा रेस्टोराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना रेस्टोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर है 88, सॉरी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि प्रारंभ से अंत तक आनंद कुमार स्वामी के ग्रंथ में, अब इसमें से है क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर आपको जो है लास्ट तक का जो है चूज करना है। इसमें सबसे पहले है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि सबसे पहले ई होगा, लेकिन ये तो ऑप्शन दिया नहीं है इसमें। अब इसमें है, अब राजपूत पेंटिंग का तो पता होगा, मोस्टली स्टूडेंट को तो पता होगा, लेकिन है स्टार्टिंग का सबसे पहले इंडियन ड्राइंग है, तो यानी कि ये पहले नंबर पर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो पहले डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेकंड है तो ये बी है, द आर्ट एंड क्राफ्ट इंडियन एंड सिलोन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है यहाँ पर राजपूत पेंटिंग, ये ई राइट आंसर हो जाएगा। तो और फिर उसके बाद है यहाँ पर द डांस ऑफ शिवा, तो ये जो है मतलब ए डी बी ई और ये जो है सी और ए, तो डी बी ई सी ए राइट आंसर हो जाएगा। तो डी बी ई ए सी ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका आप लोग जो है बुक को चेक करके आप उसको टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। 1948 से जो है 1951 में लेपाक्षी की भित्ति चित्र को किसने प्रतिलोपित किया, तो के श्रीनिवासलू और जो है पी एल नरसिंह मूर्ति, सत्येन घोषाल है, तो इसका राइट आंसर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90 क्या कह रहा है कि डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के विभिन्न माध्यम है, तो एडवर्टाइजिंग, बजट, सर्कुलर्स, बुकलेट्स, हाउस ऑर्गन्स और पैम्फलेट्स। तो आप लोग को इसमें से बताना है कि जो डायरेक्ट मेल के जो एडवर्टाइजिंग के विभिन्न माध्यम है, जो डायरेक्ट मेल के होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। मैंने ये भी आप लोग को सारे मेल्स लिखवाए हैं, सब लिखवाए हैं, मेल्स लिखवाए हैं, डी ट्रिपल भी वालों को लिखवाए हैं, मैंने सारे मेल्स लिखवाए हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं, तो एक है बुकलेट्स, तो ये है बुकलेट्स है, और ये जो है, और हाँ बुकलेट्स क्योंकि एडवर्टाइजिंग के विभिन्न डायरेक्ट मेल के एडवर्टाइजिंग, तो ये है, और हाउस ऑर्गन, और फिर है ई पैम्फलेट्स भी है, और एक है सर्कुलर्स। तो यहां पर जो है राइट आंसर बी सी डी ई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। डिजिटल ग्राफिक्स की टेक्नोलॉजी के लिए सही फाइल प्रारूप की पहचान करें। पीएसडी, पैंटोन, TIFF, EPS, PNG। अब आप लोग को बताना है कि इसमें से क्या पूछना है कि डिजिटल ग्राफिक टेक्नोलॉजी के सही फाइल, मतलब फाइल फॉर्मेट होते हैं, तो PSG होती है, पैंटोन होती है, TIFF होता है, EPS होता है, PNG होती है, ये सब फाइल फॉर्मेट है। तो इस फाइल फॉर्मेट में आप लोग काम कर भी जरूर करिएगा, इन सबकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। और इसमें से है कि कौन कौन से हैं, तो दिए गए, अब दिए गए में से सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर बता देते हैं, ये जो है इसमें से कौन कौन से, मैं पहले टिक लगा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक तो है PSD है, और दूसरा है यहाँ पर TIFF,
और फिर एक है यहाँ पर सॉरी जो है एक वो EPS और एक है PNG। तो ये जो है डिजिटल ग्राफिक टेक्नोलॉजी के सही फाइल प्रारूप है, मतलब पेंटोन नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 92 है, मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ तो इसमें ACDE इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि पॉल गॉगिन के कलाकृतियों का चयन करें। येलो क्राइस्ट, द ट्रेजिक क्लाउन, जैकब रेसलिंग विथ एंजल, द मून एंड अर्थ, द पियानो लेसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर है कि एक है, मतलब ये है, एक मिनट, येलो क्राइस्ट और दूसरा है यहाँ पर जैकब रेसलिंग एंजल और एक है द मून एंड द अर्थ। तो ये ACD इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? ACD। बहुत ज्यादा है कि हाँ बाकी में पॉल गॉगिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इतनी ज्यादा है कलाकृतियों का इतना बहुत ही कम पढ़े होंगे। आपने बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, गॉगिन की तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट, बहुत ही कम ही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये पूरे के पूरे पढ़े होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 93 है, बामियान। ये सब जानते हैं, बामियान अफगानिस्तान का जो है कोरेसन बुद्धा का है। तो वो 4वीं से 5वीं, बस समय टाइम पीरियड पूछा गया है, तो इसमें 4वीं से 5वीं शताब्दी का ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 94 है कि निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं को उनके घटित होने के वर्षानुसार व्यवस्थित करिए। गोयनिका, डर्बलो राइडर। अब इसमें ये देखो हो सकता है, ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते थे। इसमें तो आप लोग सबके बारे में जानते होंगे कि गोयनिका का है, ये आप लोग जो है गोयनिका 1937 बहुत बार पढ़ा होगा। और डर्बलो राइडर की अगर बात करते हैं तो इसकी पत्रिका से है, यहीं से शुरुआत होती है। 1991 में जो है आप लोगों ने युगेंड नाम की एक पत्रिका मैंने पढ़ाया था, तो जो जर्मनी की है पढ़ाया था, तो यहीं से इसकी जो है शुरुआत होती है। तो ये जो है इसका ये कर लीजिए। और एक है ला गॉल्वे, ये भी आप लोग को मैंने लिखवाया है, जो लिथोग्राफी पोस्टर है जो तुलुज लौत्रेक का है, ये भी आप लोग को पता ही होगा। और ये जो है हाँ 1891 का है, 891 का है हो जाएगा। और एक है इम्प्रेशनिज्म, यानी कि इम्प्रेशनिज्म क्या होता है? प्रभाववाद होता है इम्प्रेशनिज्म, यानी कि प्रभाववाद। और प्रभाववाद क्या होता है? तो मतलब इसका टाइम पीरियड पूछा है, तो ये 1870 से लेकर जो है 85 का समय हो जाएगा। तो ये है ड्राई ब्रक जो है 1905। ठीक है, तो ये भी एक जर्मनी में शुरुआत। तो अब ये तुरंत बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो इम्प्रेशनिज्म ही है, सबसे पहले तो वो कौन सा है? इम्प्रेशनिज्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इम्प्रेशनिज्म, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, फिर है यानी कि डी, ये हो जाएगा आप लोग का डी। देन जो है ये हो जाएगा DCABE। ठीक है, जैसे कि अब पहले नंबर पर ये हो गया, एक C नंबर का तो गॉलवे हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके बाद तो यही है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। एक तो रह गया क्या? एक रह गया क्या? नहीं, लास्ट, इससे पहले फिर ये हो जाएगा BE। हाँ, तो ये सबसे डायरेक्ट बाद में 1905 कहाँ? 1905 गोयनिका तो 1937 है। क्या इसमें मैंने कहीं गलत कर दिया? 1937 हो सकता है कि घटनाओं से रिलेटेड इसमें पूछा हो, पेंटिंग का नहीं पूछा है, घटनाओं से रिलेटेड पूछा है। घटनाओं से पूछा है ना? हाँ, घटनाओं से रिलेटेड पूछा है इसमें, तो हो सकता है इसका बाद का ही हो। चलो इसको देख लेती हूँ, वैसे तो पेंटिंग का तो समय यही वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर 2-3 भी पता होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90 कौन सा है? 95 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कलाकारी में जो है वो कौन सा रिलेटेड है? तो इसमें से आप लोग को बताना है कि जो है प्रसिद्ध शिल्पकार द डिस्ट्रॉयड सिटी बनाई गई। तो अल्बर्टो बोचियानी, अलेक्जेंडर आर्चिपेंको, जैकब एप्स्टीन और ऑसिफ जेडकिन। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑसिफ जेडकिन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है कि मैस्लो की आवश्यकता के अधिक्रम को उनके क्रम में व्यवस्थित करिए। मैस्लो की आवश्यकता के अधिक्रम में बढ़ते हुए, ये थोड़ा सा जो है ये जो है थोड़ा सा नहीं समझ में आता।
लेकिन कोई बात नहीं, तो ये जो है इसका राइट आंसर है यहाँ पर। इसको बाद में समझा दूंगी, ये समझ में थोड़ा सा वो था। क्वेश्चन नंबर 97 है कि आविष्कारक से वर्तमान तक के प्रिंटिंग तकनीक का उनके सही क्रम में व्यवस्थित करिए। मोनोटाइप सिस्टम, टेक्सटाइल पब्लिशिंग, पर इसमें जो है प्रिंटिंग का जो है सही समय से इसमें लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा DACBE, ठीक है, EB सॉरी, जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कुर्मी समुदाय में प्रचलित परंपरागत चित्रकारी को पहचानिए। मुख्यतः प्राकृतिक और खनिज मृत्तिका आधारित रंगों का जो है मृत्तिका आधारित रंगों का, मतलब जैसे मिट्टी के रंगों का जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है सोहराई होता है, मतलब ये सीधे सीधे है कि एक कला। और सोहराई कहाँ की है? ये जो है झारखंड की हो जाएगी, मतलब ये कह सकते हैं कि झारखंड की जो है एक आदिवासी कला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की मूर्ति है? सीडेड बुद्धा सारनाथ, ये तो आप लोग पढ़ते हैं, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100 आ गए, फाइनली आप लोग 100 क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, लेकिन अभी 50 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आप लोग को ये मत सोचिए पूरी इसको देखिएगा, आप चाहे फास्ट में करके देख लीजिए, चाहे कैसे भी करके देख लीजिए, लेकिन आप लोग जो है इसको पूरी वीडियो अच्छे से इसको देखिएगा जरूर, सभी स्टूडेंट। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि ये है केसी पांडे, तो यानी कि 3rd नंबर हो जाएगा। ये है इंडियन एस्थेटिक्स, ये हो जाएगा आपका KS रामास्वामी शास्त्री, तो ये जो है 1st नंबर। फिर है सम कॉन्सेप्ट और अलंकार शास्त्र, ये हो जाएगा आपका B राघव अध्यार, तो ये जो है ये भी है, पुस्तक ही है। हाँ, तो सूची 1 और सूची 2 बस लिखे हैं इसमें। व्हाट इज आर्ट, तो ये तो बस एक ही पुस्तक आप लोग को मिली है, तो ये एक रह गया 4 नंबर, 4 एंड 2nd, तो 3142 इसका राइट आंसर है। 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3142 3142। वैसे तो आप लोग इसमें भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें तो देखो ऐसे करके किसी में बी का पहला कोई किसी का दिया ही नहीं है, तो आप लोग आराम से कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे कि चलो इसमें ऐसा नहीं दिया है। सॉरी। अवनींद्रनाथ टैगोर के छात्रों की पहचान करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने सारे छात्र भी लिखवाए रखे हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब इसमें से छात्रों की पहचान करनी है, तो सबसे पहले छात्र यहाँ पर कौन हो जाएंगे? अब्दुल रहमान चुगताई तो है ही, और फिर है समरेंद्रनाथ गुप्त हो जाएंगे, तो एक है के वेंकटप्पा, तो ABD इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ABD यहाँ पर ABD राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 102। 102 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन लोक चित्रकला में राजपूत मुगल शास्त्रीय शैलियों का मिश्रण पाया जाता है जो छिपा समुदाय में प्रचलित था? निमादी, मंजूषा, फड़ और पिछवाई, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फड़ हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से लोक चित्रकला जो राजपूत और मुगल शास्त्रीय का मिश्रण पाया जाता है, ये जो छिपा समुदाय में प्रचलित है, छिपा सॉरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103 है बटरफ्लाई जो है किस माध्यम में बनाया गया है? इसको तो मैंने शॉर्ट्स में कराया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई है किसकी है, जल्दी से बताइएगा। मिट्टी का मॉडल बनाना, अरे ये जो है बटरफ्लाई को किस माध्यम में प्रयोग किया गया है? क्ले, अच्छा ये जो है मोम का है, ये है मिट्टी का मॉडल बनाना बटरफ्लाई, अरे ये उसका दूसरा है, वैसे बटरफ्लाई एक पेंटिंग भी है, तो है किसका है? क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। स्क्विरल इन चिनार ट्रीज, ये तो तुरंत बता देंगे, है ना। ये कुछ ही एक ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें जो बिल्कुल एकदम बहुत, या तो एकदम बहुत ज्यादा ही इजी दे दिए हैं, या फिर जो है बहुत ज्यादा ही एकदम खतरनाक क्वेश्चन ही दे दिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से किस मिश्रित करने पर मिट्टी की सिकुड़न कम हो जाती है? तो ये जो है फ्लिंट या फिर लाल मिट्टी। अब इसमें है ग्रॉग है, वैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि ग्रॉग को जो है मिट्टी को मजबूती प्रदान करती है, लेकिन इसमें जो है मिट्टी को सिकुड़न कम करता है, ये इसका काम करता है ग्रॉग, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर फ्लिंट है, तो ये ग्रॉग और फ्लिंट इसका हो जाएगा राइट, मतलब B और D राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? B और D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106 है कि इसमें जो है ग्लानी है, तो ये क्लांति से संबंधित हो जाएगा 3rd नंबर। मठ, ये है मठ, ये है मठता 1st नंबर। फिर है आप लोग का दैन्य, तो ये हो जाएगा निर्धनता एवं वैन्यता की अवस्था, तो 4 नंबर। एक्सुप्त तो है,
तो गहन निद्रा, तो ये सेकंड नंबर, तो 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3142 इसका राइट आंसर है, 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 107 है आकार। आकार, गति और आयाम के रूप में किसी डिजाइन के विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को कहते हैं, तो वो लय, अनुपात, सामंजस्य, संतुलन। तो ये जो है इसका बताना है। तो इसमें क्या है, आकार है, सॉरी आकार है, गति है, आयाम है और किसी डिजाइन के मध्य के संबंध को क्या कहते हैं, तो ये अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 108। वात्स्यायन के कामसूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कला रूप नहीं है? गीतम, उद्गात, आलेख्यम और कंबन। तो वो है कंबन, कंबन नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है कि इसमें है कि रूसो है, द वायलिन, सी मिस्ट्रेस, लिटिल बॉल्स, ये सब बताना है कि ये किसके किसके हैं। कार्डिस्की, पिकासो, स्लीपिंग जिप्सी। इसमें एक तरफ कलाकार के इधर का है, एक भी दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं। पहले हम रूसो की बात करते हैं। तो रूसो, तो ये है कौन सा, स्लीपिंग जिप्सी। थर्ड नंबर द वायलिन, द वायलिन है पिकासो का। सेकेंड नंबर द सी मिस्ट्रेस है, तो ये द फिज, तो ये जो है 4, तो 3 4। फिर हो जाएगा लिटिल बॉल्स, कांडिस्की, 3241, 3241 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3241 इसका राइट आंसर है, 3241, 3241 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सी धातु की ढलाई प्रक्रिया है? वैक्सिंग, कोर फिलिंग, स्प्रूइंग और वेटिंग। आप देखो, आप लोगों ने स्प्रूइंग देखो ऊपर ही पढ़ रखा था, स्प्रूइंग। अब ये जो है इसका तुरंत ही बता सकते हैं, तो पहला तो कंफर्म ही है, तो ये तो राइट है, ठीक है। दूसरा है वेटिंग, अरेंजमेंट, नेलिंग, इन्वेस्टमेंट, डिवैक्सिंग, तो ये भी हो जाएगा। और एक है लास्ट, इन्वेस्ट, बेकिंग, सेंड और पोरिंग। तो ये है कौन सा, ए और सी डी, ACD, ACD इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ACD राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111। 111 कह रहा है किस पत्थर पर कार्टेज और सिलिका, कार्टेज और सिलिका पाया जाता है? तो वो कौन सा ऐसा पत्थर है, ये चीज आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा बलुई पत्थर, सैंडस्टोन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में रचनावाद आंदोलन शुरू हुआ? अमेरिका, जापान, चीन और रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल रूस हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों में किसकी विज्ञापन द्वारा किन कारकों पर विचार किया जाता है? समाचार पत्रों की भाषा, वितरण, विचार मंथन, स्थान की उपलब्धता, प्रतिष्ठा, मूल्य। अब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर, मतलब विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों में किसकी विज्ञापन द्वारा कारकों पर विचार किया जाता है? तो इसका जो है वो हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा और है बी हो जाएगा और ये जो है ई, विचार मंथन को छोड़कर, और ये जो है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? DEBA। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114 है गांधार स्कूल। अब इसमें है गांधार स्कूल प्रथम शताब्दी, गांधार स्कूल प्रथम शताब्दी बुद्ध की पोशाक पहचानी जिसमें भारी तहें दर्शाई गई हैं, जो प्राचीन रोम में पुरुषों द्वारा पहनाए जाने वाले ढीले बाह्य परिधान तोगा की याद दिलाती है। संगाती, उत्तर संघ, अंतर्वासक, लंगोटी। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संगाती। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है 15 है, सॉरी ये जो है 1 मिनट, अच्छा दूसरा दो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये रिपीट हो गए हैं। इसमें 2 ऑप्शन भी, वो 2 क्वेश्चन भी एक में कम पड़े होंगे, वो भी मैं आप लोग को भी करा दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो ये है गांधार स्कूल बुद्ध की पोशाक पहचानी जिसमें भारी तहे जो प्राचीन रोम और पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले ढीले बाह्य परिधान तोगा की याद दिलाता है, तो वही सेम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
115 है कि प्रारंभ में अंतकाल तक निम्नलिखित में से विचारों और उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो अब इसमें है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक मिनट। भट्ट लोलट, भट्टनायक, पंडित राज जगन्नाथ, अभिनव गुप्त और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका है यहाँ पर प्रारंभ से अंत काल तक है। तो इसमें सबसे पहले तो है यहाँ पर भट्ट लोलट तो है। तो वैसे भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर है, बता दिया है आप लोगों को, तो उसको कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रारंभ से अंतकाल तक निम्नलिखित में से। अच्छा, 2 क्वेश्चन रिपीट है और 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को मैं जो है अभी जो रिपीटेड है, तो इसीलिए जो है 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 84 85 शायद है, वो रह गए हैं, अभी आपको नीचे में करा देती हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है कि चित्र सूत्र में, ये तो आप लोग तुरंत ही बता देंगे और साथ साथ में अध्याय भी बता देंगे, तो इसमें से जो है 9 अध्याय हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कलाकारों में उनके नाम और उनकी वरिष्ठता कार्य का प्रदर्शन हेतु आधार पर व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर पिनाकी बरुआ टेन्स फॉर हंटिंग, तो इसका जो है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कलाकारों के जो है उनके नाम और उनकी वरिष्ठता एवं कार्यों के वर्षों के आधार पर करना है, तो इसका राइट आंसर बता देती हूँ मैं यहाँ पर, जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है, सुजैन लैंगर की पुस्तकों को जो है पहचानना है, बस सुजैन लैंगर की पुस्तकों को पहचानना है। तो यहाँ पर फिलॉसफी इन अ न्यू की, ये भी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। फीलिंग एंड फॉर्म, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट, ये है, तो ACD इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ACD कुछ क्वेश्चंस ही हैं, कम से कम 20-25 क्वेश्चंस तो होंगे इसमें ऐसे, जो बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप लोगों के। हो सकता है 30 के लगभग हैं, 30 के, लेकिन बहुत ही कम। मैंने बताया था कि इसमें 40% लगभग ऐसा पेपर था जो मतलब आप लोग कर सकते हैं, 60% तो बहुत ही हार्ड था। ये नहीं कह सकती हूँ आधा पेपर हार्ड था आधा पेपर इजी, ये नहीं कह सकती हूँ, मतलब 60% हार्ड था। 18वीं शताब्दी के चित्रों में उनके प्रदर्शन वर्ष के संदर्भ में कालक्रम अनुसार चयनित करिए। पहले पेपर बहुत इजी आते थे, और 2018 जब 3 पेपर होते थे, जब पेपर नेट के पेपर, जब फर्स्ट पेपर होता था, सेकंड पेपर होता था, थर्ड पेपर होता था, तब बहुत इजी आते थे पेपर, बहुत इजी, कोई भी कर ले जाता था। लेकिन उस टाइम में आप लोग तब थे नहीं, तब आप लोग क्या ही देंगे, आप लोग की क्वालिफिकेशन ही नहीं कंप्लीट हुई होगी। अब बहुत टफ आने लगे हैं पेपर, जिसने समय के अनुसार कर लिया वो बढ़िया है। अब आप लोग की बारी है। चलो, तो ये हो गया 18वीं शताब्दी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 है कि किस प्रकार की शिल्पकला जो किसी सतह को उभरती परंतु सीधी नहीं खड़ी होती है, यद्यपि इसे पत्थर, लकड़ी, कांस्य मूर्ति में अपनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलीफ शिल्प कला। वैसे भी परंतु सीधी नहीं खड़ी होती, यद्यपि इसे जो है पत्थर, लकड़ी या कांस्य मूर्ति में अपनाया जाता है, जैसे कहते हैं उपहार वाली, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, समझ गए होंगे यहाँ पर क्या बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 121 है कि जयपुर स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट को बस में स्थापित किया गया था, तो ये कब स्थापित किया था? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1886 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 122 है, रीना सैनी कल्लत द्वारा संस्थापन कृतियों की पहचान करें। डिग्री, सिल्ट और सीजन, कोका कोला, एंगस्ट्रो और व्हाइट हीट। तो ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा? ये जो है एक मिनट, डिग्री 2010 है, और एक है सिल्ट ऑफ सीजन, ये है, और एक है लास्ट आप लोगों का, एक मिनट, ई व्हाइट हीट। तो ABE इसका राइट आंसर है, ABE। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 123 है कि राधास ऑडियल के लिए सही उत्तर का पहचान करें। तो ये आपको तो इसका जो राइट आंसर है, तो एक तो यहाँ पर है बामापाड़ा बनर्जी, और एक है तालमुद्रा ऑडियोग्राफी, मतलब ये है किसने माध्यम में बनाया है। राधास ऑडियल के लिए सही उत्तर की पहचान करें। जो बामा मतलब इसमें से 3 कलाकारों के नाम लिखे हैं और 2 माध्यम के नाम लिखे हैं। मतलब ये अब इस तरीके से, मतलब उनके दिमाग में तो हमेशा खुरापात चलता रहता है, लगता ये है। मतलब ये सीधे सीधे नहीं पूछा है कि राधास ऑडियल जो है किसका है, तो सही उत्तर का चयन करें, ये नहीं पूछा है। इसमें सीधे पूछा है एक तरफ माध्यम का नाम लिख दिया है और एक तरफ जो है कलाकार का नाम लिख दिया है।
तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर सी और डी राइट आंसर हो जाएगा, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो है 124 है। अब इसमें 124 में बस क्या पूछा गया है, स्कॉलर इन स्टडी, ये मतलब एक वो है, मतलब इसका पूछना है कब, इसका मीडियम पूछा है, क्रिएटेड इन विच मीडियम, मतलब ये पूछा गया है कि इस कौन से उसमें माध्यम में क्रिएट करा गया है। फ्रॉम सेबेस्टियन ब्रांड्स शिप ऑफ फूल्स वाज क्रिएटेड इन विच मीडियम, स्कॉलर इन स्टडी। तो ये है वुड कट में करा गया है, वुड कट माध्यम। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 125 है। 125 कह रहा है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में जो है कौन सा स्लस कास्टिंग का उपयोग नहीं होता है, धातु में ढलाई करना। तो स्लस कास्टिंग जो है, स्लस कास्टिंग तो किसमें नहीं होता है, धातु में ढलाई करना, इसमें नहीं होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 126 है, बस 125 और बचे हैं, इसको पूरा देखिएगा, पूरा करिएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत के आसन का प्रतीक है, शंख है, कच्छप है, कच्छप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कच्छप मतलब कछुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127। वैसे एक बात है, क्या पूछा गया था इसमें, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत के आसन का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर है 127 है, फ्यूचरिस्ट पेंटिंग की घोषणा पत्र 1910 में प्रकाशित हुआ था, वो किस नाम में लिखी, उसका नाम लिखिए जिसमें घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। अच्छा, ये नाम उसको लिखना है, तो वो है ट्यूरिन। वो कौन सा है, ट्यूरिन। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 128 है, मेसो टिंट प्रिंट माध्यम से संबंधित निम्नवत की पहचान करें। ल्यूकास क्रेनिक है, केरोल वैक्स, द सिक रोज, एम्बिशे, वो जो है एशर है, तो ये जो है बी और हो जाएंगे एम्बी एशर, और ए लास्ट है ई, तो बी डी ई इसका राइट आंसर है, बी डी ई। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर बी डी ई हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है प्लम स्टेट। प्लम स्टेट कमोडो के सीरीज 1 एंडलेस फेमस व्यूज ऑफ एरो 1857 वुड प्रिंट के कलाकार को पहचानिए। तो इसमें से है, तो वो कौन से पहचान, मतलब इसमें से कलाकार को पहचानना है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, एंडो हिरोशिगो। ठीक है, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 130, बस 20 क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो उसको भी कर लीजिएगा। इंटैनिको शब्द में गहराई संबंधित है प्रिंट मेकिंग के साथ, फ्रेस्को के साथ, मूर्तिकला के साथ, तैल चित्रकला के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेस्को के साथ, इंटैनिको, तो ये फ्रेस्को के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 129 है, तो ये है हैंडेड फ्रेमेज व्यूज एंड एरर्स में वुडकट के कलाकार को पहचानिए। ये तो चलो आगे गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 130 है कि इंटैनिको, चलो ये भी आ गया था, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाता है तो इसका कोई वो नहीं है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोरोजल टीथ किल्स और सिजलिंग। ठीक है, सिजनिंग, तो इसमें से है, पहले हम बात करते हैं कोरोजल की बात करते हैं, तो ये जो है एलास्टिंग साचा 3rd नंबर, फिर है ये टीथ सेकंड, किल्स है तो ये 4 नंबर, सिरेमिक 4 नंबर, सीजनिंग तो ये 1st नंबर, लकड़ी तो ये 1st नंबर, तो 3241 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3241 यहाँ पर कर सकते हैं, 3241। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 132 है कि एडवर्ड मुंक, जेम्स एंसोर, पॉल क्ली कार्डिस्की, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। चलो यहाँ पर तो आप लोग को हो सकता है कि इसमें कठिनाई हो, है ना। तो ये जो है एडोरेशन ऑफ सेफर्ड, सिकंदराबाद सेलर, सिकंदराबाद जो है कंपोजिशन, स्प्रिंग, हाँ थोड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक आध चौथा है स्प्रिंग इविंग, 4 नंबर जेम्स एंसोर, ये तो कर सकते हैं, ये तो आप लोग के कम से कम तीन पढ़े हुए होंगे। अब इसमें से है एडोरेशन ऑफ द सेफर्ड्स 1st नंबर, फिर है कौन सा, पॉल क्लीन, ये हो जाएगा सिंदबाद द सेलर, ये नहीं पढ़ा होगा शायद, और कार्डिस्की का जो है कंपोजिशन, तो ये नहीं कि 3rd, तो 4123 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4123 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है
133 यह कह रहा है कि निम्नलिखित शिल्प कलाओं में किस शिल्प कला में रंगों का प्रयोग किया गया? अगस्ट रॉडिन है, जेडिकिन है, जैकब एप्स्टीन है, ब्रांकुसी है, एरिक है। तो इसमें से है शिल्पकला में रंगों का प्रयोग करा गया। शिल्पकलाओं में किस शिल्पकला में? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो है वो हो जाएगा एरिक। कौन हो जाएंगे? एरिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 134 है। इसमें 134 में क्या कह रहा है? क्विक विक्टिम। क्विक विक्टिम एक ग्राफिक प्रिंट किस कलाकार द्वारा किस माध्यम में बनाई गई? तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर तो वो है सोमनाथ होर अश्मलेख लिथोग्राफ। क्विक विक्टिम ग्राफिक प्रिंट्स किस कलाकार द्वारा किस माध्यम में बनाई गई? सोमनाथ होर अश्मलेख, जरीना हाशमी अश्मलेख, क्विक विक्टिम। हाँ राइट है, राइट है, सोमनाथ होर है। लेकिन लिथोग्राफ ये थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा था। अंकोर वाट मूर्ति कला और वास्तुकला, अब इसमें से है बता देते हैं। यहाँ पर अंकोर वाट मंदिर परिसर में अंकोर थूम और बेओन सम्मिलित है। और दूसरा जो है ये अंकोर वाट गैलरियों में कभी समाप्त न होने वाले लंबे फ्रीजेस में बनी लो रिलीफ मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। देखो कितना ज्यादा है, जबकि मैं थोड़ा सा कुछ समझाया भी नहीं, तभी देखो इतना सारा टाइम हो गया। तो BCE इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, BCE राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। धनराज भगत की शिल्पकलाओं का चयन करो। चलो ये तो कर सकते हैं, ये तो किसी का गलत नहीं जाना चाहिए। चलो ये तो है। तो ये जो है कॉस्मिक एनर्जी, एक मिनट रुकिएगा।
थोड़ा सा माफ करिएगा, थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, तो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं धनराज भगत की। धनराज भगत की शिल्प का चयन करें। तो इसमें से जो है राइट आंसर यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी हो जाएगा, दूसरा मोनार्क है और तीसरा जो है यहाँ पर ब्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो ABD इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा, तो ABD इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ABD इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 137 की तरफ बढ़ते हैं कि कृष्ण खन्ना, ये भी थोड़ा सा हो सकता है, ये तो आप लोग का पढ़ा ही होगा, अब थोड़ा सा क्या पूरा ही हो जाएगा। अब देखो कृष्ण खन्ना है तो कृष्ण खन्ना का कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बैंड वाला, यानी कि सेकंड नंबर। अमृता शेरगिल का तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 3 वीमेन। और अतय्यम मेहता का तो कौन सा हो जाएगा तो तय्यम मेहता का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सेलिब्रेशन। एंड 4 नंबर अर्पिता सिंह का यहाँ पर टायर्ड वुमेन एंड मैन अगेंस्ट द वॉल, तो ये है 3rd नंबर। तो 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2143 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2143। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 138 है। 138 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के त्वरक एजेंट है ठंडा जल, पोटेशियम एलम, कैल्शियम का चूना, सिट्रिक अम्ल। तो ये आप लोग को बताना है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोग का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बी और डी हो जाएगा, पोटेशियम एलम और चूना। नेक्स्ट बढ़ते हैं बी और डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 139 है, बस थोड़ी सी और क्वेश्चन रह गए हैं कि उत्तर भारतीय मंदिर के आधार के तत्वों की पहचान करें। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से उत्तर भारतीय मंदिर के आधार पर तत्वों की तुलना करनी है। तो इसमें से कौन कौन से हैं, तो एक है जड़कुंभ है, और फिर एक है यहाँ पर भित्त है, और एक है कर्णिका। ये दो नहीं है, वरांदा और प्रभाग नहीं है। और इसमें जो है CDE राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, CDE, CDE राइट आंसर है। उत्तर भारतीय के मंदिर समझ रहे हैं, उत्तर भारत के मंदिर जो पढ़ते हैं नागर शैली। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140, द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसर मॉन्स्टर। ये तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, तो ये तो चलो बता ही देंगे, ये भी आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है तो यहाँ पर लॉस क्रैपी क्रॉस हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा विलियम कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग एक तो गोया का है, और ये किस में है, एचिंग, एक्वाटिंट, और ये फ्रांसिस्को गोया। तो ये जो है इसका है, मतलब सीधे सीधे इस तरीके से आंसर दे दिए। एक तो माध्यम बताना है, एक का जो है आर्टिस्ट का नाम बताना है, एक मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रख दिए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा दिमाग लगाया है और अच्छी तरीके से क्वेश्चन करा है, मतलब इस तरीके से नए तरीके से क्वेश्चन आया है। तो ये जो इसका राइट आंसर बीट ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम से कम है इसमें कम से कम 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग के पढ़े हुए हैं। 60 क्वेश्चंस तो नहीं कह सकती हूँ कि 60 क्वेश्चन आप टफ है, कम से कम 60 क्वेश्चंस टफ है। 40 क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन ओनली। अब ये देखो, अब यही जो है 5 क्वेश्चन तो यही वाला था, ये तो तुरंत पहचान सकते थे, ये भी किसी का कोई गलत नहीं हुआ होगा। अब इसमें से है तुरंत बता सकते हैं कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली है ना, तो ये पेंटिंग आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इसमें क्या पूछा है कि इस कलाकृति के माध्यम का चयन करें हैं, तो NS बेंद्रे का सीधे सीधे माध्यम है, तो यहाँ पर ऑयल में बनाया है, तो तेल रंग में बनाया है इन्होंने। और इसमें क्या पूछा है कि इस कलाकृति में कलाकार का नाम बताइए, तो ये भी पहचान सकते थे। और ये जो है, और इसमें से दी गई कलाकृतियों के शीर्षक बताइएगा, तो ये जो है थ्रोन हो जाएगा, कांटा चुभना या कांटा निकालती हुई। और फिर है क्वेश्चन नंबर 145 है। 145 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 145 में, पहले देख तो लूं मैं। इस कलाकृति किस संस्था से संबंधित है, मतलब NS बेंद्रे किस संस्था से संबंधित है, तो ये MS बड़ौदा से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये तो टफ था, वाकई में बहुत टफ था, आप लोगों ने हो सकता है नाम भी ना सुना हो। ये पेंटिंग जो बनाई है वो यहाँ पर मतलब किससे, यहाँ पर एक मिनट, इस चित्रकार जो है किस शहर, मतलब किस शहर देश में रहे थे, तो इसमें पूछा गया है। तो ये जो है पेरिस फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस हो जाएगा। और ये है, इसमें कलाकार ने यह चित्र किस वर्ष बनाया, तो किस वर्ष में बनाया है, तो ये चीज आप से पूछ रहा है। तो ये जो है किस वर्ष में बनाया है, तो ये 1976 में बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इसका है दिए गए चित्र का माध्यम क्या है, तो
तो ये माध्यम पूछा है, तो ये एक जो है इसमें लिथोग्राफ में था ये, तो ये लिथोग्राफ में है। और फिर जो लास्ट बढ़ते हैं, दिए गए शीर्षक क्या है, तो ये अनटाइटल्ड है, रिफ्लेक्शन है, इन सर्च ऑफ होम, प्रणामू। काम नाम भी बड़े टफ है। मैं तभी स्टूडेंट से पूछ रही थी कि नाम तो बता दो इसमें कौन कौन से नाम है। बच्चे कह रहे थे कि मैम नाम ही तो कुछ अलग ही थे, एक रिफ्लेक्शन याद है, एक अनटाइटल्ड याद है, और उसके अलावा कोई नहीं याद। बाकी में नाम तो टफ थे, तो कहाँ से बता पाएंगे। चलिए, बामापाडा बनर्जी, शक्ति बर्मन, समेंद्र और सोवा ब्रूटा, तो इसका राइट आंसर शक्ति बर्मन। ठीक है, तो शक्ति बर्मन के बारे में भी आप लोग को पढ़ा दूंगी कि ताकि उनके बारे में भी पता लग पाए। और जितने भी नए नए आर्टिस्ट आए हैं, जितने भी इसमें हैं, और क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट जो है लाइक जरूर करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा, कि ताकि जो है सभी स्टूडेंट को पता लग जाए कि यूजीसी नेट की जो है विजुअल आर्ट की आंसर की आ चुकी है, तो सभी स्टूडेंट्स को देखें। और जितने भी इसमें न्यू आर्टिस्ट आए हैं, मैं खुद चेक कर लूंगी कि जितने भी न्यू आर्टिस्ट आए हैं, मैं सभी को जो है आप लोग को समकालीन कलाकार के साथ जो है, चाहे आधुनिक कलाकार जितने भी हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हो, जैसे कि बामापाडा बनर्जी हो गए, शोभा ब्रूटा हो गए, शक्ति बर्मन हो गए, रविंद्रनाथ, चलो रविंद्रनाथ गुप्त के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो करारा ही तो है, सभी कराने हैं आर्टिस्ट, तो सभी के सभी करा दूंगी। ठीक है, तो जो है न्यू आर्टिस्ट बैच भी शुरू हुआ है। अगर आप लोग बैच लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो कांटेक्ट नंबर सभी को पता है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो जितने भी आए हैं, जितना भी नया आया है अभी, वो मैं सब करा दूंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ तो रह गई है, तो कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। तो कट ऑफ जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ गई थी, मतलब ये जो थी वो कौन सी है, 2024 में गई थी, मतलब इससे पहले जो वाली थी वो ये है, ये जून वाली है, कट ऑफ थी जो जून वाली है, क्योंकि अभी तो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था, वो जनवरी में हुआ था, ये जून वाली है, मतलब इससे पहले वाली है। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी, तो आप लोग देखेंगे विजुअल आर्ट का, तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले कौन सा है, JRF है, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर PhD ओनली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मैं आप लोग को बड़ा करके दिखा देती हूँ, तो आप लोग को दिखेगा कि इस बार कट ऑफ क्या जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि विजुअल आर्ट का जो सबसे पहले, यानी कि जो है, मतलब ये है अनरिजर्व है, 180 पर गई है। कितने पर है, 180 है, जिसकी 9 सीट थी, ठीक ना। तो ये है OBC की 168 है, और ये JRF की है, याद रखना, ये किसकी है, JRF की है, ये नेट की है, और ये जो है PhD की है। ये किसकी है, PhD वालों की है ना। कहते 237 सीट है, तो इसमें जो है, मतलब ये तो इसका था। अगर हम इस 2025 वाले की, मतलब दिसंबर वाले की अगर हम बात करते हैं, तो दिसंबर वाले की जो है कट ऑफ, क्योंकि अगर यहाँ पर गया है 180, तो 180 तो बहुत ही मुश्किल से जो है, हाँ इतना भी नहीं है कम जाएगा, इतना भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट पेपर से भी खींच लेते हैं नंबर, तो इतना है कि हाँ 175 प्लस जाएगा। ठीक है, 175 तो कहीं नहीं गया है, बस इतना है कि 5% से भी थोड़ा सा नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा मैंने पहले भी कहा था कि इससे थोड़ा कम ही हो सकता है, और इसमें ये है। तो इसी तरीके से यहाँ पर OBC भी है, मान के चलिए कि 165 प्लस इतना भी, इतना ये भी होगा, और ये भी EWS का भी लगभग इतना ही जाएगा कि 160 तो कहीं नहीं गया है, तो 160 है, और इसका भी लगभग SC का तो लगभग इतना ही जाएगा, जहां तक है 150 154 लगभग इतना हो सकता है, इससे भी ज्यादा जाए, बस इतना है। इनका भी इतना ही लगभग जाएगा, हम लगभग 50 के मान के चलिए, या फिर 148 के लगभग इतना जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा यहाँ पर। और नेट की बात करते हैं, तो नेट का भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये है नेट का, तो आप लोग इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग मान के चलो कि 5%, कम से कम 5% कम से कम इसका सब नीचे करिएगा, क्योंकि पेपर नो डाउट बहुत टफ था, पहले से अच्छा था, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा टफ दिया है। पहले भी टफ था, ऐसा नहीं है, पहले भी टफ था, काफी लोगों ने JRF निकाला है, और काफी लोगों ने जो है अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कम जाएगी मेरिट, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले तो है, तो अपना पढ़कर अपना कैसे ना कैसे करके तो पढ़ के वो तो कर ही लेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्टूडेंट को देखा नहीं है, दिन रात मेहनत करते हैं और वो अपने नंबर ले जाते हैं। अभी देखो स्टूडेंट ने JRF करा था, अच्छे मार्क्स के साथ करा था, और ये जबकि पेपर टफ आया था, इस बार भी टफ है, तो इस बार भी है, तो इस बार भी कर सकते हैं, तो अच्छे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ज्यादातर 5 से 2% ही कम कर सकते हैं, तो इससे जो है इतना मेरिट बन सकता है। हाँ, लेकिन पहले से इतना श्योर है कि पहले से कम जरूर जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो आप लोग भी है, 2024 की है ये, जून की वाली ये है,
ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कट ऑफ JRF, ये UGC नेट जून 2024। हाँ ये है सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज हैं, इसमें दिए हुए हैं, ये अलग अलग हैं SC OBC के, और ये 2023 का है, ये 2023 का है। देखो 2023 में भी देखो कितनी कम गई है, जबकि 2023 का तो पेपर टफ नहीं आया था, अच्छा पेपर आया था, जबकि देखो कितनी कम गई है। अब आप ये थोड़ी नहीं कह सकते कि चाहे इजी पेपर आए चाहे टफ पेपर आए, लेकिन तब भी देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखो 160, वो भी किसकी है, शायद नेट वालों की है, ऊपर है, हाँ नेट वालों की है, JRF वाली इधर की है, ये वाली JRF है। देखो ये भी देखो, आप इजी पेपर आया तब भी 180 गई है, और टफ पेपर आया तब भी 180, तो ये लगभग इतनी जाती ही है। तो बस यही कह सकते हैं कि 5 है, 1-2% कम हो सकते हैं इस बार, क्योंकि एकदम अलग ही पेपर दिया है उन्होंने, और भी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी है पूरी, कि जो है वो हो जाए। ठीक है, तो ये तो रही पूरा कट ऑफ, और आप लोग को दिखाई दिया है। बस ये मत सोचिए कि हाँ कि इतना है, तो आप लोग खुद देखेंगे कि कम से कम, हाँ लेकिन इतना है कि ओवरऑल अगर हम सबका देखा जाते हैं, तब हम एनालिसिस करते हैं, तो हाँ इससे कम जरूर जाएगी, श्योर इससे कम जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जितने भी स्टूडेंट हैं इसको जरूर लाइक करिएगा, और हो सके तो प्लीज शेयर करिएगा, और अगर लगता है तो आप लोग कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट भी जरूर करिएगा अगर आपको लगता है तो, और लाइक जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे मंडे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।